अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज पूरी कौम यौम पाकिस्तान मना रही है। एक तारीख़ी दिन, वो तारीख जो 1940 में लाहौर में रकम की गई, जिसका मकसद बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम था। 1947 में पाकिस्तान तो कायम हो गया, लेकिन गुज़श्ता 77 बरस यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। गुज़श्ता 77 बरस से पाकिस्तान नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये दौर आज तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, अभी चराग़ सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, हयात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। कायद-ए-आज़म से लेकर अब तक सिर्फ 2 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की है और ये मुद्दत भी सियासी क़यादत के मुत्तफ़िका फ़ैसले यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे मिसाक़ जमहूरियत कहते हैं, उसकी मरहून मिन्नत रही है। आज यौम पाकिस्तान ऐन उस वक्त मनाया जा रहा है जब अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर चुकी हैं। अपोजिशन जमातें इस करारदाद को इस्तेहकाम पाकिस्तान की करारदाद कह रही हैं। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल मुल्क की सियासी सूरत हाल हर लम्हे बदल रही है। कल तक जो हुकूमत पुरएतमाद दिखाई दे रही थी, अब उसके लहजे में झुंझलाहट तो अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत हक़ाइक़ तस्लीम करके नई सफाराई भी साथ साथ करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अपोजिशन जमातें भी पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। जुमेरात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, जबकि 27 मार्च को हुकूमत पंडाल सजाएगी। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को जलसा कर पार्लियामान में अपने नंबर्स पूरा करने का चैलेंज दिया और उनके लहजे में किस कदर एतमाद था, वो क्या सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, आपके सामने रखता हूं। इमरान बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, ये भागना का सिलसिला बंद करो, कल अदम एतमाद लेकर आओ। जलसा कह रहे हो आप, 173 मेंबर्स का जलसा करो नेशनल असेंबली में। सियासत हो रही है, बल्कि भरपूर सियासत हो रही है। यौम पाकिस्तान अपनी जगह पर, सियासी मंजरनामा अपनी जगह पर, और इसी सियासी मंजरनामे में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के पुरएतमाद साथी वफाकी वज़रा असद उमर, परवेज़ खटक, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए और ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। अब उन्हें आगाह किया कि इत्तेहादी हमारे साथ नहीं चलना चाहते। अगर इमरान खान साहब की जगह अगर वो असद उमर साहब, परवेज़ खटक और इनकी ज़रा वो तस्वीरें दिखा सकें, अगर प्रोड्यूसर साहब अगर वो प्ले करें इस वक्त, क्योंकि उनकी बात हो रही है। और ज़राए का बताना ये है कि हुकूमती कमेटी का ब्रीफिंग में कहना था, जिस हुकूमती कमेटी में आज ये बातें हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, वो सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखती है कि मज़ीद लड़ाई अवाम और अदालतों के ज़रिए ही लड़ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी का यह कहना था कि 27 मार्च के जलसे में अवाम को बताया जाए कि किस तरह चोर डाकू अवाम पर मुसल्लत होने की तैयारी कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि सियासी कमेटी के इजलास में नाराज अरकान से भी दोबारा राब्ता ना करने का फैसला किया गया है। और ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि अदालत के जरिए उन्हें ताहयात नाअहल कराने पर जोर दिया जाए। आज ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी इत्तेहादियों को ना देने के मामले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा था कि इमरान खान के पास तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए और भी कार्ड्स मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इसकी रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। उसके बाद स्पीकर क्या फैसला करते हैं कि वोटिंग किस दिन होनी है, ये स्पीकर साहब का फैसला। अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमें नहीं नजर आ रहा ये कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान करना है पीएम ने 27 तारीख को, बड़ा ट्रंप का कार्ड फेंकना है। अभी तो देखें ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास है। देखें, असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान और इत्तेहादियों का बता दें शेख साहब।
इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है। दो तरह के मनाजिर हैं, एक वो मनाजिर हैं जो दिखाई दे रहे हैं और दूसरे वो जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी हुकूमत से जब पूछा जाता है कि ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं हम भी कॉन्फिडेंट है, और ये कहते हुए वो जरा स्माइल लाने की कोशिश करते हैं चेहरे के ऊपर, यानी ये बताने की कोशिश करते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं है। यानी वो जो जैसे नदीम अफजल चंद कहते हैं ना, मुख्तारिया गल बद गई है, तो वो कहते हैं कि अभी बात बड़ी नहीं है अपनी मुस्कुराहट के जरिए से। आज भी सहाफ़ियों से बातचीत हुई, कामरान खान साहब के सवाल पर इमरान खान साहब ने कहका लगाया, लेकिन वो हुआ क्या? आज वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और इमरान खान ने किसी भी सूरत मुस्ताफ़ी ना करते हुए कहा कि आखिरी गेंद पर ऑपोजिशन का डट कर मुकाबला करूंगा और वोटिंग से एक रोज कबल सरप्राइज दूंगा। उन्होंने कहा कि किसी की गलतफहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा, क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं? मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं? पेशगोई कर रहा हूं कि अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। हर हुक्मरान जमात से लोग नाराज होते रहते हैं, अवाम मेरे साथ है, 60 से 65% बाइज्जत अवाम मेरे साथ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 27 मार्च के बाद मेरी सपोर्ट 90% से ऊपर जाएगी। मेरा ट्रम्प कार्ड ये है कि मैंने अभी तक कोई कार्ड शो ही नहीं किया है। इंटरेस्टिंग है। मैं करप्शन पर किसी सूरत समझौता नहीं करूंगा। मेरे दो बुनियादी उसूल हैं, एहतसाब में एनआरओ नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह से और मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मेरे पास तुरंत का पता है, ऑपोजिशन को इल्म नहीं है उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे, हमारे सरप्राइज वोटिंग के दिन या एक रात पहले सामने आएंगे। JUIF के सरबराह को एक बार फिर तनकीद का निशान। वज़ीर आज़म का कहना था कि फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है, फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त आ गया है। कायदे इस बेख्तलाफ से हाथ मिलाने से मुताल्लिक भी उनसे सवाल हुआ। उस पर इमरान खान ने कहा कि करप्शन में डूबे हुए शख्स के साथ हाथ नहीं मिला सकता। अब दो टेक अवेज हैं, एक ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पॉपुलर वोट लेने की कोशिश करेंगे, अवाम में ये बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे कि उनकी हुकूमत तो बड़ी स्मूथ सेलिंग कर रही थी, लेकिन उसकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। यानी वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी नफी तो खुद ऑपोजिशन ने की है, हमें घर भेजा गया, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अगर हुकूमत चलती तो दूध और शहद की नहरें बहने लगती। इस बयानिए के जरिए से नेक्स्ट टर्म के अंदर शायद थंपिंग मेजॉरिटी लेने की कोशिश की जाए, एक तो ये है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये कह रहे हैं कि जो अदालत के अंदर एक केस है हमारी, उससे भी उम्मीदें वाबस्ता है, तो इसको बेस बना के वो कह रहे हैं कि आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन ये कहते हैं कि डिसीजन डे वाले दिन से एक रात पहले कुछ सरप्राइज भी है जो वो देंगे। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, यूं लगता है कि जैसे ऑपोजिशन ने फैसिलिटेट कर दिया है इमरान खान साहब को एक इजी एग्जिट दे, क्योंकि वो खुद ही तो कहते रहे अवामी इज्तिमात के अंदर कि मैं तो दुआ कर रहा था कि ऐसा हो जाए और ये हो गया। क्या कहते रहे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करे, मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं, गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। अब ये डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जो भी कर ले, जितनी भी ये प्लानिंग, ये जो भी करेंगे शेख साहब, मैं इनके लिए तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान साहब कहते हैं कि डिसीजन डे से एक दिन या एक रात पहले वो कोई सरप्राइज देंगे, तो सरप्राइज लेने के लिए तैयार है? देखिए, सरप्राइज देने का और यू टर्न का और झूठे वादों का वक्त गुजर चुका है। अब सरप्राइज जो है ना, ऑलरेडी ये उनको सरप्राइज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पता है कि इस वक्त उनके पास नंबर्स नहीं है। तो सरप्राइज जो है ना हम उनको दे रहे हैं ना वो हमें दे रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जो कि उनको भी पता है और हमें भी पता है कि 28 तारीख को क्या होने वाला। तो और मैं आपको ये एक बात बताऊं कि मैं पहले भी एक दफा ये बात कही है मैंने, ये जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान का अपना गेम प्लान, ये जो कुछ हो रहा है तो इमरान खान सेफ एग्जिट चाहता है और सेफ एग्जिट उसके लिए इस हालात में सबसे सेफ एग्जिट एक हीरो बन के निकलने का यही है कि दुनिया के पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा, कहेगा कि देखो मुझे बैरूनी साजिश के जरिए निकाला गया, मैंने मुस्लिम उम्मा को जमा किया, उसकी मुझे सजा मिली, ऑपोजिशन के लोग जो है बैरूनी साजिश का
हिस्सा थे, करप्ट लोगों ने मुझे निकाला, मैं मासूम हूं, मैं करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के पास आया हूं ताकि मुझे आप लोग ज्यादा मेजोरिटी में वोट दें और ताकि मुझे किसी LIC कोलिशन की जरूरत तो है। ये नबील इसका कपूर गेम साहब, ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब के लिए फिर सहूलतकार का किरदार अदा किया? नहीं, ऑपोजिशन ने सहूलत का किरदार नहीं अदा किया। ऑपोजिशन को तो देखे, हम अगर ये सब चीजें नहीं करते तो पब्लिक फिर हमें वोट देखे। हम इस वक्त पब्लिक को ये बताने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि पब्लिक इस वक्त जो रो रही है, पब्लिक की जो हालात है, जो इस मुल्क के हालात है, उसमें अगर हम खामोश बैठेंगे तो पब्लिक हमें जूते नहीं, मारेगी। लेकिन नबील कपूर साहब वो पब्लिक कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबा आते आते अब तो इमरान खान साहब को आप सियासी शहीद कर देंगे। आप देखें, ये मतलब अगर मेरे मेरे हाथ में होता डिसीजन लेना और मैं अगर कोई डिसीजन मेकर होता तो मेरी शायद डिसीजन कुछ और होती, लेकिन ये PDM का डिसीजन है, ये ऑपोजिशन का डिसीजन है कि जल्दी इलेक्शन हो और हम मजीद उसको सवा नहीं साल सर, ये नहीं दे पीपल्स सकते। पार्टी का भी डिसीजन है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो अर्ज किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और दीगर जमातों को भी जल्दी से आउस्टर होना चाहिए इमरान खान साहब का। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का है, लेकिन हम अगर देखें और सवा साल देंगे एक ऐसे शख्स को हुकूमत जिसने इस मुल्क को इस नैश तक पहुंचा दिया है कि आप इंटरनेशनली जो है आप अकेले हो चुके हैं। IMF वाले जो आप कह रहे हैं कि आपके इन एक्ट के वजह से हम आपको मजीद आपको पैसे नहीं देंगे, तेल की कीमतें जो है वो आपने बढ़ाकर फिर उसको कम करके ये दिखाने की कोशिश की, और आपको पता है 1 हफ्ते का तेल का रिजर्व रह गया हमारे पास। नहीं 1 हफ्ते बाद लोग पेट्रोल पंप पे मारामारी करेंगे। नहीं, ये बात आपकी लोगों दुरुस्त है, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है ना नबील कपूर साहब, जब 3.5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आपकी नजर में इमरान खान साहब को फिर से पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो अचीव करने में, पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करने का मौका मिल गया है। तो अगर आपके इख्तियार में होता तो आप क्या करते? नहीं, मेरे इख्तियार की बात नहीं है। मैं अपनी पार्टी पॉलिसी के साथ चलूंगा, जो मेरी पार्टी की पॉलिसी है मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं समझता हूं कि देखें, इमरान खान के लिए जो है ना वो इस वक्त सूटेबल पोजीशन सिचुएशन यही बन रही है कि वो अपने आप को सही सियासी शहीद बनाए, और वो खुद भी, और ये जितने मेंबर्स मैं आज आपको बताऊं 12 मेंबर्स तो इमरान खान ने खुद जो है अपने छोड़े हुए हैं कि जाओ भी मेरे खिलाफ वोट दो। 12 मेंबर तो खुद छोड़े हुए हैं। तो इमरान खान चाहता है कि वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे हटाया जाए ताकि वो सियासी शहीद बने। दिस इज और क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं कि 12 मेंबर इमरान खान साहब ने खुद छोड़े हुए हैं कि जाओ और जाके मेरा पॉलिटिकल मर्डर कर दो, और फिर ऐसे में ऑपोजिशन जो है वो सहूलतकारी कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है इमरान खान साहब के प्लान को एग्जीक्यूट करने में। और आप याद होगा नबील कपूर साहब आपको कि इमरान खान साहब ने तो अवामी इज्तिमात के अंदर कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था, जिससे आपका ये परसेप्शन काफी हद तक मजीद स्ट्रांग हो जाता है कि ऐसा ही होगा कि इमरान खान साहब चाह रहे होंगे कि एक बार फिर पब्लिक में आए, एंड दिस इज ए स्ट्रांग एरिया, बेहतर तौर पे वो परफॉर्म करते हैं, पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं, वो उनकी स्टार वैल्यू तो है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम वो सिंपल मेजोरिटी के साथ आ रहे होंगे फिर। देखिए, इमरान खान 2018 में भी कोई मेजोरिटी के साथ नहीं आया है, इमरान खान को लाया गया है, लेकिन इस दफा इमरान खान की ये भूल है कि इस इलेक्शन में उसको कोई जो है सपोर्ट मिलेगी। और जिस तरह हम बार बार कह चुके हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है, तो इमरान खान को अब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। इमरान खान कोई पब्लिक के वोट से नहीं आया, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, अभी वो सिलेक्टेड नहीं रहा है। तो ये इमरान खान की भूल है, उसको सियासत नहीं आता है। हमारे यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। इस वक्त इमरान खान इस्तेमाल हो चुका है, और इमरान खान समझता है कि वो अगले इलेक्शन में अपने इस जो है बयानिए पे आएगा कि मैं सियासी शहीद बना, मैं बहुत कुछ करना चाहता था। तो लोग जरूर ये सवाल करेंगे कि भाई 3.5 साल आपने क्यों नहीं किया। ये एक और इंटरेस्टिंग बात है नबील कपूर साहब, आप ये कहते हैं हमारे यहाँ ही अलमिया है कि लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। तो फिर आपके एलाइज में भी हैं, और आपका भी ऑब्वियसली PDM का एक चार्टर रहा, वो उसी APC के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, तय हुआ था कि वोट को इज्जत तो हम दिलवाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि फिर वो जो चाह रहे थे, लाए थे, यूज किया, अब वो आपको यूज कर रहे हैं, तो आप भी यूज हो रहे हैं नबील कपूर साहब। हम तो यूज नहीं हो रहे हैं। हमें यूज करना होता तो 3 साल पहले यूज कर लेते। हम तो अपने फैसले खुद करने वाले हैं, हम तो अपने खुद फैसला करते हैं, हमने ये फैसले खुद किए हैं। लेकिन हमें ये शुक्र है कि जो इमरान खान को सपोर्ट था, वो सपोर्ट उसके सर पे जो एक साया था, वो साया उसके सर से उठ गया है।
वो जब कहते हैं ना कि आप यतीम बन जाते हैं, बाप का साया उठ जाता है, तो फिर आपको कोई नहीं पूछता, आप यतीम रह जाते हैं। लेकिन वैसे आज भी इमरान तो खान वो साहब ने कहा है कि फौज के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फौज के साथ होंगे, फौज के साथ जरूर अच्छे ताल्लुक, फौज के साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी फौज है, हम अपने फौज को हम प्राउडली कह नहीं तो सकते हैं। आप फिर हमारे किन ताल्लुकात की बात कर रहे हैं इमरान खान के, किन से ताल्लुकात खराब हो गए सर? हमारे फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इमरान खान के फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन इमरान खान ने फौज को जो है सियासत में लाने की जो नाकाम कोशिश की है, उसको हमने सपोर्टाज किया। और इमरान खान को और हमने अपने इदारे को हमने सपोर्ट इस तरह किया है कि अपने इदारे को कम से कम ये जो इमरान खान के लोग बदनाम कर रहे थे और खुद इमरान खान कर रहा था, और खुद इमरान खान ने कहा कि मैं बाहर निकलकर बहुत खतरनाक बन जाऊंगा, तो हम इमरान खान को कहते हैं कि भाई बड़े बड़े लोगों ने दावा किया और कोई खतरनाक जो है आप नहीं बन सकते हो, आप एक रात भी जेल में नहीं गुजार सकते हो, और हमने तो जावलक की जेलें काटी अच्छा है। नबील तो कपूर आप साहब, लास्टली सर, क्योंकि आज पाकिस्तान डे है और एक तारीख साज वाकया उस वक्त हुआ था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, मिसाक जमहूरियत हुआ था, और उसमें एक बड़ा रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि क़यादत आपस में बैठी थी और एक चार्टर साइन किया था। आज जब इमरान खान साहब की हुकूमत घर जा रही होगी तो क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफी नहीं होगी नबील कपूर साहब? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुई थी, पीटीआई के दरमियान नहीं हुई। अच्छा, वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं थी सर, मतलब आप भी हुकूमत तो डेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेसी पे जो है इमरान खान ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है ना उस कागज को उठा के फाड़ दिया जब 2018 में वो सेलेक्ट होकर आया, वो जमहूरी तरीके से नहीं आया। तो इमरान खान को क्या पता चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो आपको लगता है कि इससे डेमोक्रेसी को ठेस नहीं पहुंचेगी जो भी होगा सर? नहीं, मैं नहीं समझता कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। एक साल तक जो भी प्राइम मिनिस्टर होकर आएगा, इलेक्ट होकर आएगा, एक साल में कोशिश करेगा कि जो हालात खराब किए गए हैं उसको बेहतरी की तरफ लाए, और उसके एक साल बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर कराएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हम आएंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। चलिए नबील कपूर साहब, जाते जाते खबर भी दे दीजिएगा कि इत्तेहादी आपके अगर साथ हैं तो ये अनाउंसमेंट कब होने जा रही है? ये इंशाल्लाह 26 तक मुझे तवक्को है कि हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार नबील कबूल हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसान खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसान खावर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि देखते हैं कौन इस्तीफ़ा देता है। बात तो इमरान खान के इस्तीफ़े की हो रही है, ये इमरान खान किसके इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि देखते हैं कौन इस्तीफा देगा? कौन इस्तीफा देगा सर? देखिए, मेरा तो यही ख्याल है, मुझे जो उनकी बात से समझ आया उनका अपने इस्तीफे की तरफ से था कि देखते हैं कौन देगा, यानी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो फाइटर हैं, वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाले कैप्टन है, वर्ल्ड कप के चैंपियन है, माशाल्लाह 3.5 साल से 4.5 साल से वज़ीर आज़म है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की तरफ इशारा किया कि इस किस्म की कोई तजवीज ज़ेरे और ना है और ना ही होगी, और ना ही वो किसी ऐसे प्रेशर से डरते हैं, डट के मुकाबला करेंगे। This matter has to be settled down in the parliament, अब क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल होने जा रही है। अब ये तो ऑपोजिशन कहती है कि आप देखें 173 लोग पूरे कर लें। आज बिलावल साहब ने भी कहा आप ना इकट्ठे करें 10 लाख लोग, ऑब्वियसली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 10 लाख का क्लेम कर देना, इकट्ठे करना ना करना। आप 173 लोग प्रोड्यूस करते हैं। देखें, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने पेश की है, इस वक्त तो उन्होंने अपना वोट पूरा करना है और वो जिम्मेदारी उनकी है। और जो चीजें जो उन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए हैं, जो लोगों को खरीदने की कोशिश की है, सिंध हाउस में जो है वो पूरे कौम के सामने है। 1990 की जो बदतरीन सियासी प्रैक्टिसेस थी उनको रीलिव किया गया है इन द वर्स्ट एवर फॉर्म। इसलिए हम कोर्ट भी गए हैं, वहां पे ये फैसला आएगा कि इसकी क्या सजा है, क्या सूरत हाल है, और उसके बाद पार्लियामेंट में हम अपनी हिकमत अमली के मुताबिक इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन इस वक्त बर्डन जो है उन लोगों के ऊपर है और उन्होंने अपने बंदे पूरे करने हैं। अगर वो ये समझते हैं कि वाकई वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं है तो इस वक्त ये उनका काम है। सर, जो डिसाइसिव मोमेंट है उससे पहले इमरान खान साहब कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या? अगर वो इस्तीफा नहीं है तो फिर क्या अनाउंसमेंट हो सकती है? किसी आईनी बहरान की तरफ जाएंगे आप? देखें, खान साहब ने कहा है कि मैं एक दिन पहले अनाउंसमेंट करूंगा, तो अगर पहली बात तो मेरे इल्म में नहीं, और मेरे इल्म में होगी भी तो मैं तो इधर नहीं बता सकूंगा ना। जब उन्होंने कहा है मैं उस दिन करूंगा तो मैं पहले कैसे बता दूं? फिर मेरे इल्म में जाती तौर पर नहीं है कि वो क्या अनाउंस। नहीं, देखिए ऑप्शंस तो जो इस वक्त जमहूरी ऑप्शंस है, आईनी ऑप्शन है, वो तो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर आप बंदे प्रोड्यूस करते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या ऐसा जमहूरी और आईनी ऑप्शन हो सकता है? फिर तो आईनी बहरान ही हो सकता है कोई।
मैं आपको बताऊं बुरहान साहब, तीन जगह पे ये मुकाबला होगा। पहली बात ये है कि ये मुकाबला, बिल्कुल आपकी बात सही है, पार्लियामेंट के अंदर होगा और तहरीक आदम एतमाद का मुकाबला वहां होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये चीज भी शक्ल होने जाएगी कि वो लोग जो माजी में हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे और आज उन प्रैक्टिसेस को रिवाइज करने की कोशिश कर रही हैं, क्या उसके आगे बंद बनेगा या नहीं, और क्या उसकी सजा होगी अगर लोग एक पार्टी के नाम पे आए और अपना वोट स्विच करने की कोशिश करें। तीसरी चीज ये है कि अवाम से रब्ता किसका ज्यादा है, अवाम का एतमाद किस पे है, इसके ऊपर भी एक दफा फिर इंशाल्लाह हमारा जो 27 मार्च पे जलसा है वो मोहरे तस्दीक सब करेगा कि खान साहब जो है इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो ये तीनों जगह करेंगे, हम सियासी जमात है और तमाम ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। चलिए फिर बात तो हसन खावर साहब पॉपुलर वोट समेटने पे आ गई है, यानी वो पॉपुलर वोट जलसों के जरिए से हो, नैरेटिव बिल्डिंग हो, अवामी इज्तिमात हो। अब लग ये रहा है कि अब ज्यादा तकिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी इज्तिमात और जलसों पर और पब्लिक के ऊपर होगा। अब तो इस वक्त जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है हसन साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो है अब ये बिलीव कर चुके हैं आप कि इत्तेहादी या नो मोर विद अस, मुनहरिफ अरकान आर नॉट गोइंग टू कम बैक, तो अब जो करना है वो जलसों में ही करना है? लग ये रहा है कि जलसों पे ही अब है, तो किसको लग रहा है? नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि आप ये महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा ही होगा, अब जलसों तक की बात होगी, अब हुकूमत वाली बात तो गई, कहानी खत्म हो गई, गेम इज ओवर नाउ। तो मैंने तो आपको अपनी हिकमत अमली के 3 पहलू दिए हैं। मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और जो कानूनी और आईनी रास्ते हैं कोर्ट से रुजू करने के, वो भी। मैंने तो आपको तीनों रास्ते दिए हैं। आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ हमारी हिकमत अमली के और ये सियासी बात है, वो है। अच्छा हसन खावर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। असल में मुझे ब्रेक लेने, हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात हैं, सरकार ने एहतियाती तदाबीर का आगाज कर दिया है, पंजाब में कुछ करप्शन के चर्चे हैं, कुछ ट्रक्स मूव हो रहे हैं, ये मूवमेंट क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, मुझे इस पर आपसे बात करनी है। इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात और मुनहरिफ मेंबरान से रब्ता न करने का फैसला किया है, मगर मुनहरिफ रहनुमाओं की जानिब से वफाक और पंजाब में करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ ऐसे रहनुमा जो डेविएट कर रहे हैं पार्टी पॉलिसी से, उनकी तरफ से जो करप्शन के इल्ज़ामात, अब ये इल्ज़ामात वो हैं जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली लगा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के इल्ज़ामात के बाद इंटरेस्टिंगली ऐवान वज़ीर आला पंजाब में खौफ के साए गहरे हो रहे हैं। मुनहरिफ मेंबरान असम्बली की जानिब से इल्ज़ामात के बाद ऐवान वज़ीर आला पंजाब सरकारी रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के सरकारी घर से भी रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर जो सरकारी डेटा है वो निकाल लिया गया है। ये नहीं बल्कि CCTV कैमरों की फुटेज तक कैमरों से डिलीट कर दी गई। और ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला पंजाब में तैनात अफसरान से लैपटॉप्स भी ले लिए गए, जबकि 7 क्लब और 5 क्लब से वोटर 2 ट्रकों पर जो सामान है वो ट्रांसफर किया गया है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर भी तमाम तर डेटा अफसरान ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि कंप्यूटर से जो डिस्क्स हैं वो उतार कर आला अफसरान ने अपने कब्जे में ले ली है। अब ये हो रहा है पंजाब में। अब क्योंकि हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद हैं, वही कमेंट कर सकते हैं। अब हसन खावर साहब, योर कोई कमेंट ऑन दिस, ये क्या हो रहा है और क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए बात ये है कि हमारे लोगों को ना हर वक्त कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई खबर चाहिए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बिल्कुल मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। वहाँ पे 100 तरह की सप्लाईज आती हैं, 100 तरह की सप्लाईज जाती हैं, लेकिन ये जिस तरफ इशारा हो रहा है ना कि जैसे कुछ सामान जा रहा था या ऐसे, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट मुकम्मल काम कर रहा है। अभी 2 रोज पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई है, 5 घंटे लंबी, फैसले हुए हैं इंपॉर्टेंट, कुछ स्कूलों के हवाले से। नहीं वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हसन साहब देखिए, ना सिर्फ ऐवान वज़ीर आला से बल्कि वज़ीर आला हाउस से जो कंप्यूटर डिस्क्स हैं वो तक उतार के ट्रांसफर की गई हैं रिपोर्टेडली। हमारे सोर्सेज तो बता रहे हैं, अब आप कंफर्म कर सकते हैं इसको? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो शख्स भी हुकूमत को जानता है और हुकूमत के मामला जानता है, उनको ये पता है कि हुकूमती तमाम काम जो हैं वो फाइलों के जरिए होते हैं, और फाइलों का जो रिकॉर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कि कौन सा प्रिजर्व करना है, कितना अर्सा रखना है, कैसे स्टोर करना है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भी उन तमाम चीज़ों का पाबंद है और उनके मुताबिक जो अपने रिकॉर्ड को महसूस करता है। ये इस किस्म की बेबुनियाद खबरें, पता नहीं मनगढ़ंत चीज़ें हैं,
और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तरीका नहीं है। माजी में कुछ ऐसी नहीं है जो रिकॉर्ड को चलाने में और इनमें बिलीव करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ना कोई ऐसा तरीका है और ना ही इन खबरों में कोई तरीका है। यानी आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि जो 2 ट्रक सामान लेके गए हैं वो सामान जो है वो ऐवान वजीर आला से 2 ट्रकों में नहीं गया है, और जिस तरह की कॉन्स्पिरेसीज हो रही है ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, कंट्रोवर्सी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये कह रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ जाती तौर पे तो जाहिर है कि तमाम गाड़ियों का काउंट नहीं रखता, गाड़ियां भी आती हैं, यहाँ पे जाती हैं, लेकिन ये जो खबर फैलाई गई कि सामान निकाला जा रहा है और मूव कर रहा है, ये खबर बेबुनियाद है। असद साहब, क्योंकि मौका बड़ा अहम है ना, वक्त बड़ा अहम है, ये ऐसे मौके पे हो रहा है कि जिस वक्त आपके अपने लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब हुकूमत पर, और उनकी जो उंगलियां हैं वो पंजाब हुकूमत की जो तर्ज हुकूमत है उस पर उठ रही हैं, और कुछ करप्शन के चार्जेस भी हैं जो वो लगा रहे हैं, तो क्या डर से तो ये रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश नहीं हो रही? ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, खबरों में इस किस्म का एक हिंट दिया गया, मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ। और देखिए कोई जो ये सियासी बयानबाजी नहीं, अगर किसी के पास करप्शन को कोई चार्ज है तो उसके प्रॉपर फोरम्स हैं, वो लाएं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ जो एक सियासी शोर है, उस शोर के अंदर मजीद कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बास क्वार्टर से ऐसी खबरें चलाई गई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल वहां नहीं है। रूटीन का काम हो रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं, जो हमारी स्कीमें हैं वो काम चल रही हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 2 ट्रक सामान ऐवान वजीर आला से नहीं गया। देखिए मैं आपको फिर ये बात बड़ी वाज़ेह कर दूं कि कोई वहां से शिफ्टिंग नहीं हो रही। अब मुझे क्या पता लोगों ने क्या क्या चीज है, कोई सप्लाई आई है, कोई सप्लाई गई है, कुछ चीजों की आती है, वहां पे जाहिर है कि अपना वो मेंटेनेंस का काम भी होता है। मेरे इल्म में नहीं, मैं आपको खुद गाड़ियां तो गिनता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई वहां से शिफ्टिंग नहीं हो रही जिस तनाजुर में यह खबर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसान खावर साहब तो इस खबर को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मखदूम बासित बुखारी साहब जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी इस तरह के इल्ज़ामात एक टीवी चैनल पर लगाए, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उस्मान बुज़दार की करप्शन को जो है उन्होंने आशिकार किया, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, अब ये खबर कि 2 ट्रक सामान ऐवान वज़ीर आला से गया है, उसमें लैपटॉप्स भी बताए जा रहे हैं कि कब्जे में लिए गए हैं कुछ अफसरान से, कुछ डिस्क हैं और इस तरह की, यानी रिकॉर्ड जो है उसको बाद नज़र में छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी वो कल की खबर जो आप दे रहे हैं कि करप्शन हुई है, हो रही है पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की नाक के नीचे, उसमें और इस खबर में क्या कोई कनेक्शन है? फिर देखिए, मैं जब सीएम हाउस जाता था, अपने वालिद के साथ भी जाता था, खुद भी अल्लाह ताला का करम है मैं गया हूँ, कोई मेरा चाचा है उधर, कोई मेरा भाई है उधर, कोई मेरा उधर बेटा है, ठीक है। तो उन सब से हमें इत्तलाएं आ रही हैं कि सीएम साहब ने तकरीबन अपना घर का सामान शिफ्ट कर दिया है भारती में, और जो दफ्तर के मामलात हैं वो भी तकरीबन वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने करप्शन की है। अच्छा देखिए, पंजाब की जो वजारत आला है खास तौर पे, उसको तो बैकिंग हासिल है इमरान खान साहब की, यानी ये जो कुछ होता रहा फिर ये अंडर द नोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए, आपके नाक के नीचे आपका वजीर आला बैठा और इंतहाई कमजोर वजीर आला बैठा। आप इतना कमजोर वजीर आला किसने लगाया कि पंजाब को आप खुद चलाएं? नहीं बुखारी साहब, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम। फिर वो वजीर आला जो आप बता रहे हैं वो फिर कमजोर तो ना हुआ, वो तो फिर जो है वो सिर्फ दिखाने के, जैसे कहते हैं दिखाने की और खाने की और, दिखने में शायद कमजोर होगा, लेकिन ये जो कुछ होगा इसके बाद और ये खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, इससे तो लगता है कि बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया गया है। बात ये है कि जो पैसा कमाता है ना वो कमजोर आदमी होता है। हाँ, पैसा कमाने के लिए ताकत का इस्तेमाल है वो ठीक है, मगर वो इंसान असाबी तौर पे कमजोर होता है। देखिए बुखारी साहब, इस सब के बावजूद भी वजारत आला पर तो उस्मान बुज़दार साहब डटे हुए हैं जी। वजारत आला से मुतालिक बहुत प्रेशर आया कि उस्मान बुज़दार को हटा देना चाहिए। तरीन ग्रुप ने कहा, अलीम खान ग्रुप ने कहा, आपके अपने लोगों ने कहा कि उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटाना चाहिए, चौधरी बरादरान ने कहा, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे। इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला रखा। अब आपको नहीं लगता कि फिर अगर वो इतनी वीक ग्राउंड्स पे थे तो उन्हें तो फौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए थी कि क्विट करें एज अर्ली एज पॉसिबल? इससे ये बहुत हो गया। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, खान साहब कहते थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, नऊज़ बिल्लाह।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत ना पहले कभी थी ना आएगी। ये हमारा ईमान है। और आपने उन्हीं का शहर, उन्हीं का पाक शहर का नाम लेके आपने रियासत मदीना का नारा लगाया। रियासत मदीना में क्या उस्मान बुज़दार जैसे सीएम होते हैं? रियासत मदीना में क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस जो होता है ऐसे होता है? नौज बिला। ये तो रियासत मदीना की, नौज बिला, मैं समझता हूं कि ये मतलब इनको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनके मुंह पे रियासत मदीना का लफ्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा वहाई साहब, लास्टली, क्योंकि आपने बताया कि ईवान वज़ीर आला में आपके राब्ते हैं, आप कनेक्टेड हैं, वहां से आपको खबरें आ रही हैं। अब ये किस नौयत का सामान है जो शिफ्ट किया जा रहा है? इसमें क्या है जो अवाम की और ऑब्वियसली जो फिर ज़ाहिर है तहकीकाती इदारे और फिर सब लोगों की नज़रों से ओझल करने की कोशिश की जा रही है, इसमें ऐसा क्या होगा? देखें इनकी देखिए बात सुने, जब करप्शन आप करते हैं, आप जितना भी आप फुल प्रूफ बना लें अपनी चीजों को, मगर आपके सबूत छुट जाते हैं। ठीक है ना जी? और ये उन्हीं सबूतों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी करप्शन के सबूत है सर? ये मतलब माली करप्शन हुई है, अगर कितनी करप्शन हुई है पंजाब के अंदर, किस नौयत की हुई है, इस हवाले से भी बताइएगा। मैं एक हतमी फिगर नहीं दे रहा आपको, ठीक है? ये बातें हॉर्सेस माउथ की हैं कि वज़ीर आला साहब ने तकरीबन इन 3-3.5 साल में 75 से 80 अरब रुपया कमाया, जो कि ये बाहर शिफ्ट भी कर चुके हैं। वक़ाई साहब, ये देखिए, ये जो कुछ आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी दिल पकड़ के बैठे होंगे। अगर ऐसा है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा है, तो ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा रिकवर करने का हुनर, बात करने का, स्टेटस को क्वेश्चन करने का हुनर तो इमरान खान साहब ने खुद सिखाया था। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तहकीकात कैसे होंगी, ये रिकवर कैसे होगा? क्या इस हवाले से आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, या ये इस हवाले से कोई आपको पटिशन या इसको अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखते हैं? क्या होगा आपका ड्यू कोर्स क्या होगा? इंशाअल्लाह जिस वक्त ये वजारत आला से हट रहे, सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। और जो मैंने 75 से 80 अरब रुपए का फिगर दिया, ये भी आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम सैयद बासित बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा है, लेकिन बड़ा अहम इंकशाफ कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के तख्त पर 75 से 80 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, यकीनन आने वाले वक्तों में ये बात होगी, ये सवाल तो उठेगा। अब ये क्वेश्चन हुआ है, अब यकीनन जब ये डिग होगी तो डिटेल्स बहुत सारी आ जाएंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कल सदारती रेफरेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है समाप्त करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। इन एतराज़ात का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासरा जावेद साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो 63A की तशरीह वाले मामले पर जो सदारती रेफरेंस था उसकी समाअत करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने उस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं और वो कहते हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं किया गया लार्जर बेंच बनाने पर। क्या ये जस्टिफाइड है, ये रिजर्वेशंस दुरुस्त है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ जो आपकी वो मुकन्नना है वो आपस में दस्तो गरीबा हैं, सब के सब एक ही जैसे। उधर से जो जज हैं उन्होंने जजों को बदनाम करना शुरू किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि काजी फायज़ ईसा ने अगर बात करनी थी, साथ के कमरे में बैठते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, जाके उन्हें कह देते जो उनको कोई थी अपनी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, ये ख़त लिखना और फिर पब्लिक को बताना कि जी रेफरेंस जो है प्रेसिडेंट की वो और 184(3) की जो डाली हुई है दरख्वास्त बार एसोसिएशन ने, ये एक जगह पे कैसी सुनी जा सकती है और इस पे सीनियर जज क्यों नहीं लगाए हुए? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब आ जाके अदलिया की भी आपस में ये दस्तो गरीबान वाली सूरत हो रही है, उधर मुकन्नना की भी हो रही है, इंतजामिया के तो पहले ही हशर खराब हुआ हुआ है। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? 75 साल के बाद आज जो वक्त हमारे पे आया है ना, इतना कठिन है कि मैं तो समझ नहीं सकती कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है औरतों के हवाले करें, ये जो सारा कुछ फैला रहे हैं ना अपनी तरफ से खराबियां, ये इससे तो कम से कम
फारग हूँ। अच्छा, एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि ये खतों किताबत करनी पड़ रही है, बराह रास्त आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? फिर वो ये कहते हैं क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है। साथ के कमरे में बैठते हैं, क्यों नहीं जाते? साथ के कमरे में बैठते हैं, उनको उठ के उनके कमरे में जाने पे क्या बात है? मेरी तो समझ नहीं आती। अच्छा रास्ता जावेद साहब, जो बात वो कर रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा आते हैं सीनियरिटी में। वो कहते हैं कि सीनियरिटी पर चौथे, 8वें और 13वें नंबर के जो जजेस हैं उनको आपने लार्जर बेंच में शामिल किया है। सीनियर जजेस को इस तरह के आईनी मामलात के अंदर जो है खासतौर पे क्योंकि 63A की तशरीह मकसूद है, तो आपको सीनियर जजेस को शामिल करना चाहिए था। क्या ये ऑब्जेक्शन दुरुस्त है? मैं समझती हूँ, देखें इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हो सकते। ये तो डिस्क्रेशन है चीफ जस्टिस की कि वो किसको वो शामिल करे। और अगर वो समझते हैं कि एक 8वें नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है, उनको शामिल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और इसमें देखिए बात मुंह से जो करते हैं ना, वो बात वापस भी ली जा सकती है। ये तहरीरन और फिर पब्लिक को बताना, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। तो आप देख रही हैं क्यों ये ऐसा हो रहा है। देखिए, अब 2 दरखास्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी दरखास्त है और फिर उसके बाद ये 184(3) की है और दूसरी बात की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी है और दोनों को इकट्ठा सुने जाने का कहा गया है। जी 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 जी। हाँ, तो ये मुझे समझ नहीं आती। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे तो जाके उमर अता बंदियाल से बात कर लेते कि अलग-अलग इनको सुना जाए, और अगर 2 बेंचेस सुने तो शायद उनको बेहतर मालूम हो। लेकिन ये तरीका होता है हर चीज़ बात करने का। मेरे इल्म में नहीं है कि ये इस तरह आपस में ये क्यों चपकलश पैदा करने की या एक दूसरे पे एतराज़ात लगाने की क्या ज़रूरत पेश आ रही। ख़ास तौर पे जब सीनियर मोस्ट जज हो और एक तरफ चीफ जस्टिस हो, तो इनको क्या ज़रूरत है एक दूसरे के साथ इस तरह मुकालमे कर लें? तो वो तो अलग बात है ना, और चैम्बर में कर लें। ये खतूत और ये अर्जी नवीसी का काम तो नहीं है ना जजेस का। तो आप समझते हैं कि लार्जर बेंच जब ये डिसीजन कर रहा होगा, और फिर ये जो ऑब्वियसली एक डिसीजन ऐसा है जिस पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बेस करती है, तो आपको लगता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इसके असरात आएंगे, मुरतब होंगे, मतलब इफेक्ट होगा इस खत से? अव्वल तो मैंने देखा था, मुनीब अख्तर साहब ने परसों ऑब्जर्वेशन की थी कि जो मुकन्नना के आपस के मामले हैं, जब स्पीकर बैठता है उसकी राय हतमी होती है, तो अपने आपस के जो ये इस तरह के कोई इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपस में तय कर लें। और मैं समझती हूँ बात भी उन्होंने बिल्कुल मुनासिब की थी। फिर उन्होंने 24 तारीख रख दी कि जी आप लिखे हुए अपने सारे पेश करें, जो भी आपने पेश करना है, तो लार्जर बेंच जो है वो इसको सुन भी लेगी। अब सुनने को भी तैयार हो गए हैं, पहले ये एतराज़ भी कर दिया था। एक राय कायम करके उस पर अमल करना जो है ना, वो तरीका बेहतरीन होता है। लेकिन ये कुछ सारी सूरत हाल इस मुल्क में ऐसी हो गई है। देखिए, आज करारदाद पाकिस्तान का दिन है और मेरा ख्याल है 82 साल हुए हैं। क्या हमने आज के इस दिन के लिए ये रुसवाई लेनी थी कि ये बातें इस तरह की हो रही हैं, अदलिया में भी हो रही हैं और मुकन्नना में भी हो रही हैं, और कोई पार्टी एक दूसरे के साथ बात नहीं करती और वो उधर जजेज एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। ये तो बात बिलमुशाफा हो सकती है। मेरी तो खतो किताबत का मुझे समझ ही नहीं आई कि क्यों ऐसे हुआ। मैंने टीवी पे भी देखा है, टीवी वालों को भी बताया गया है और सब तमाम बात तरफ नशर हुई है ये बात। इसकी क्या जरूरत? बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।